हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है पादप ऊतक संवर्धन यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप ऊतक संवर्धन का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप कोशिका किसे कहते हैं, किसने इसकी खोज करी, फिर उसके बाद ऊतक संवर्धन क्या है, किस प्रकार से एक ही पादप के किसी भाग से उस एक नए पादप की उत्पत्ति की जा सकती है, क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें उपयोग में आती हैं, ये सब चीजें हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की खोज सन 1665 में की थी। यानी कि पादप कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। पादप कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सोलह सौ पैंसठ में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, जो कि क्या कौन सी कोशिका थी? एक पादप कोशिका थी। इन्होंने बताया कि कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी कि सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है वो क्या होती है? कोशिका। अगर वो पादप है तो पादप कोशिका कहलाएगी, और अगर वो जंतु है तो जंतु कोशिका कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद कोशिका को लेकर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे हमने नाम दिया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, श्लाइडेन और स्वान ने उन्होंने प्रतिपादित किया। श्लाइडेन और स्वान। श्लाइडेन व स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताते हुए उन्होंने कोशिका की परिभाषा दी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई है। यानी कि अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका किसे कहेंगे? यानी कि चाहे वो पादप हो या जंतु हो, कोई भी हो, किसी के भी शरीर की सबसे सूक्ष्मतम और क्रियात्मक आधारभूत इकाई ही कोशिका कहलाती है। यानी कि हम डेफिनेशन दें कोशिका की, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई है। यानी इसका मतलब समझे तो संरचनात्मक मतलब जितना भी जो भी शरीर है पादप का या फिर जंतु का, पूरा जिससे बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसकी संरचना का निर्माण कौन कर रही है? कोशिका। क्रियात्मक मतलब जितनी भी क्रियाएं वो शरीर कर रहा है, चाहे वो पादप शरीर है चाहे जंतु का शरीर है, जो भी क्रियाएं उसमें हो रही हैं वो सब क्रियाएं किसके माध्यम से होती हैं? कोशिका के माध्यम से। इसलिए से वो शरीर की आधारभूत इकाई यानी कि सबसे छोटी है, लेकिन ये सब चीजों का क्या बनाती है? आधार है। सभी चीजें इसी के माध्यम से होती है। यानी कि संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई है हमारी कोशिका। ये तो हो गई कोशिका की डेफिनेशन। ठीक है, तो श्लाइडेन और स्वान ने ये बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई है, यानी कि इसमें सभी चीजें हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ भी इसी में पाया जाता है। जितना भी शरीर है संरचना बनी है वो कोशिका के माध्यम से बनी है, और जितनी भी उपापचय क्रियाएं शरीर में होती हैं वो सभी कोशिका के अंदर होती है। लेकिन श्लाइडेन और स्वान ये नहीं बता पाए कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से नई कोशिका बनती है। तो इसलिए दूसरे वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने 1800 में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन था 1855, यानी कि इन्होंने 1855 में रुडोल्फ विर्चॉफ ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कोशिका की उत्पत्ति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति उसी की पूर्व या पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो कोशिका है उसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत में निम्न बातें बताई गई। पहली बात तो ये, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात थी, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। कोशिका के विभाजन से होती है। तीसरा था, शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। और लास्ट है, आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कोशिका के माध्यम से होता है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में ये चार बातें बताई गई। सबसे पहले, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो कि स्लाइडेन और स्वान ने भी बताया था। दूसरी, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है, जो कि स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए। और किसने बताया? रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताया। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है, यानी कि जितनी भी उपापचयी क्रिया होंगी सभी कोशिका में संपन्न होगी। आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि सभी कोशिकाओं में उसका आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार पादप कोशिका की खोज, कोशिका का सिद्धांत क्या है, किसने प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत में क्या चीजें बताई गई, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार इसको उतार लेंगे। अब हम बात करते हैं पादप ऊतक संवर्धन की। तो सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन के बारे में जो बताया था वो गॉटलिब हेबरलैंड ने बताया था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? पादप ऊतक संवर्धन के जनक भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि पादप ऊतक संवर्धन होता क्या है, ऊतक संवर्धन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण शक्तता के बारे में। पूर्ण शक्तता क्या है? पूर्ण शक्तता यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है? यानी कि पादप कोशिका की वह क्षमता, यानी कि पादप कोशिका की वह क्षमता जिससे यह विभाजित एवं विभेदित होकर उस संपूर्ण पादप को विकसित कर सकती है। यानी कि कोई भी हो, चाहे पादप के किसी भी भाग की कोई कोशिका हो, उसमें इतनी कैपेसिटी यानी इतनी क्षमता होती है
कि वो विभेदित होकर, विभाजित होकर संपूर्ण पादप को विकसित कर सकती है। इसकी यह क्षमता ही क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता कहलाती है। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। पादप कोशिका की वह क्षमता जिससे यह विभाजित एवं विभेदित होकर उस संपूर्ण पादप को विकसित कर सकती है जिसका वह अंश है, पूर्ण शक्तता कहलाती है। टोटीपटलसी का मतलब क्या हुआ? यानी कि पादप कोशिका के किसी भी भाग में, पादप के किसी भी भाग की कोशिका लेकर उसकी क्या की जा सके, उसका विभाजन और विभेदित होने पर वो क्या कर सके, नए पादप का निर्माण कर सके, उसे ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण शक्तता कहेंगे। पूर्ण शक्तता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले मॉर्गन ने इसके बारे में बताया, टोटीपोटेंसी के बारे में हमें। फिर बात करते हैं ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। हमने कहा कि कोशिका में क्या पाई जाती है? पूर्ण शक्तता। पादप कोशिका की कोशिका में क्या पाया, कौन सी क्षमता पाई जाती है? टोटीपोटेंसी यानी कि पूर्ण शक्तता पाई जाती है। अब इस पूर्ण शक्तता के कारण ही पादप जीव द्रव्य कोशिका, ऊतक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र को निर्जीवीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? तो हमें पता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सबसे बाहरी होती है। ऐसी पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति रहित हो, जो कोशिका भित्ति रहित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि पादप जीव द्रव्य कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिका, पादप कोशिका जो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं हो वो कोशिका क्या कहलाएगी? जीव द्रव्य कोशिका कहलाएगी। ऊतक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र को निर्जीवीकृत क्या होता है? निर्जीवीकरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। यानी कि सबसे पहले हमने जो भाग लिया है, जो पादप ली कोशिका ली है, उसका क्या करना? निर्जीवीकरण, यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देना। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। एवं नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम। अब ये संवर्धन माध्यम क्या होता है? संवर्धन माध्यम का मतलब होता है ऐसा रासायनिक माध्यम जिसमें कि पादप क्या कर सकता है? पादप जो कोशिका है उसका ऊतक संवर्धन यानी कि उसे वृद्धि की जा सकती है, उसका विभाजन हो सके। ऐसा जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम। यानी कि रासायनिक पदार्थों युक्त माध्यम जिसमें नया पादप निर्माण होता है। ऐसा रासायनिक माध्यम जिसमें क्या होता हो? जो हमने पादप कोशिका ली है उसको रखने पर नया पादप का निर्माण होता हो, उसे हम संवर्धन माध्यम कहेंगे। अब हम डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। पादप जीव द्रव्य कोशिका, ऊतक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र को निर्जीवीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। यानी कि हमने एक ऐसी कोशिका ली जो कोशिका भित्ति रहित थी या फिर उसका ऊतक लिया, अंग लिया, उसे निर्जमीकरण किया, नियंत्रित अवस्थाओं में थी वो, और उसे रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम में रखा। संवर्धित होने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊतक संवर्धन कहलाएगी।
इसमें डेफिनेशन कुछ तो ये थी, जीव द्रव्य क्या होता है, निर्जमीकरण क्या है, संवर्धन माध्यम क्या है, पूर्ण शक्तता क्या होती है जिसकी वजह से ऊतक संवर्धन किया जाता है। ठीक है, एक बार इसे उतारेंगे फिर हम आगे की डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। संवर्धन माध्यम रासायनिक रूप से ज्ञात अवयवों युक्त पोषक माध्यम जिसका उपयोग संवर्धन, स्थापन व गुणन हेतु किया जाता है। यानी कि जिसका हमें संवर्धन करना है, जिस पादप भाग का उसमें जिस माध्यम में डाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, संवर्धन माध्यम, जिसमें वो वृद्धि और गुणन करेगा। फिर बात करते हैं कर्तोतक की। कर्तोतक किसे कहते हैं? पौधे का वह भाग जिसका हमें क्या करना है, ऊतक संवर्धन करना है। यानी कि पौधे के वे भाग जिनका उपयोग ऊतक संवर्धन हेतु किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्तोतक। अब कर्तोतक के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विभज्योति ऊतक का जड़, तना, पत्ती, पुष्प व पुष्पीय भाग आदि का हम कर्तोतक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करें किणी या कैलस की। कैलस क्या है? संवर्धन माध्यम में जब पादप के भाग को रखेंगे और वो वृद्धि करना शुरू करेगा तो लगातार वृद्धि करके, विभाजन करके वो एक कोशिकाओं का समूह बना लेगा। यानी कि नई संवर्धित कोशिकाओं का एक समूह बना लेगा। उस समूह को ही हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। यानी कि नव संवर्धित विभज्योति, यानी कि विभज्योति मतलब क्या होगा, उसमें विभाजन की क्षमता, अत्यधिक विभाजन वो कर सकती है। विभज्योति कोशिकाओं का असंगठित समूह, यानी कि संगठित नहीं है, वो अलग अलग है। असंगठित समूहों को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। फिर बात करते हैं संरोपण या निवेशन की। इन्फ्यूरेशन किसे कहते हैं? सतही निर्जमीकृत, यानी कि जब सतह से उसको निर्जमीकरण किया जा सकता है, कर्तोतक का जो भाग है उसे हमने क्या कर दिया, सतह निर्जमीकृत कर दिया। यानी कि सतह से ऊपरी जो सतह है उसकी वो हमने सूक्ष्म जीवों से नष्ट कर दी, यानी कि सूक्ष्म जीव उसमें बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। कर्तोतक के संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया। अब जो कर्तोतक है उसे जब हम संवर्धित माध्यम में स्थापित करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संरोपण या निवेशन कहलाती है। फिर बात करते हैं क्लोन की। क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की विधियों द्वारा मात्र पादप के समान विकसित संततियां। यानी कि एक तो होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जब अलैंगिक जनन के से जब संततियां उत्पन्न होती हैं जो कैसी होती है, मात्र पादप यानी कि अपनी मात्र पादप के बिल्कुल समान होती हैं, तब वो क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। मात्र पादप की क्या कहलाती है, वो क्लोन संततियां कहलाती हैं। फिर बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन विधि से पादप जनन करना। जो हमने ऊतक संवर्धन है उस विधि द्वारा जब नए पादप की उत्पत्ति होगी, नए पादप का निर्माण होगा, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने पादप कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं, मतलब शब्द हैं जिनके हमें पता होने चाहिए, अर्थ, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।